गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के भूगोल का ज्योग्राफी जो मैंने बताइए दिया था, लेकिन आज हिस्ट्री चलेगा। क्या चलेगा? हिस्ट्री का पाठ संख्या 4, लेसन 4, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना यह क्या है? तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो दुनिया भर में माल, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों के मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। माने पूरे विश्व में है ना। वैश्वीकरण क्या है? आर्थिक प्रणाली है, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। जो पूरे दुनिया भर में माल हो गया, प्रौद्योगिक, विचारों, अनेक प्रकार के विचार हैं, है ना, और लोगों की मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। और पहले एक सिल्क रूट या रेशम मार्ग के बारे में हम लोग जाने। रेशम मार्ग कई सारे हैं जो जमीन और समुद्र के रास्ते से एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के काम करते हैं और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता है। इस रास्ते से प्रसिद्ध चीनी पॉटरी जाती है। कौन जाती थी? चीनी पॉटरी जाती थी। भोजन की यात्रा, जिसमें स्वधेती और आलू जिसमें है। माना जाता है कि नुडसन चीन से पश्चिम में पहुंचा। चीन से कहाँ पहुंचा? पश्चिम में पहुंचा। और वहीं स्पधेती का जन्म हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका के खोज के बाद ही आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, मीठे आलू जैसे खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुंचा। समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, सोयाबीन पहले एशिया में नहीं था, मूंगफली एशिया में नहीं था, लेकिन जब कोलंबस के बाद यह होना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, विजय, व्यापार, बीमारी, है ना, इसके बारे पर हम लोग विचार करें तो पेरू और मैक्सिको के खानों से निकलने वाली कीमती धातु ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को गति प्रदान किया। अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश सेनाओं ने हथियार के रूप में चेचक के कीटाणु का इस्तेमाल किया। अब समझ सकते हैं उसने किस कीटाणु का किया? चेचक के कीटाणु का उसने इस्तेमाल किया वहाँ विजय पाने के लिए अमेरिका पर। जिस तरह से आज देख रहे हैं कि चाइना जो है कोरोना के कीटाणु का, कोरोना के वायरस का इस्तेमाल कर करके पूरे विश्व को तबाह कर दिया, है ना। आज पूरे विश्व उसमें जूझ रहा है। वो भी क्या चीज़ है? यह एक भी माने भूमंडलीकरण ही है। पूरे भूमंडल पर ये पहुंच जा रहा है।
18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद तक भारत और चीन दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। उस समय 18वीं शताब्दी में प्यारे बच्चों, भारत और चीन 18वीं शताब्दी के काफ़ी समय के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिना जाता था। लेकिन 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गरीब और भूखमरी का ही साम्राज्य था। अब 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी के बाद में ब्रिटेन की आबादी में तेज़ी से बढ़ने लगी, जिससे खाद्यान्न की मांग की भी वृद्धि हुई। ब्रिटेन में कम कीमत पर खाद्यान्न पदार्थों को आयात किया जा सकता था। ब्रिटेन में आयात की गई खाद्य पदार्थ की कीमत देश में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ की कीमत से कम था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेल और पानी के जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। भोजन तो सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसे ही कहानी कपास, रबड़, कोयला जैसे उत्पादक का भी हुआ। तकनीकी की भी भूमिका रही भूमंडलीकृत करने में। क्या भाई? तो रेल, भाप के जहाज और टेलीग्राफ महत्वपूर्ण आविष्कार थे, जिसे 19वीं शताब्दी के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। ये सब है ना। परिस्थिति तकनीकी के आ जाने के बाद जानवर के मांस को है ना परिस्थिति में डालकर फिर जमे हुए रूप में जहाज़ों से यूरोप भेजे जाने लगे। उसको मैंने फ्रीजिंग कर करके है ना, बर्फ़ वगैरह में। पहले बर्फ़ बनाने का हम लोगों के पास नहीं था, लेकिन जब ज्ञान हो गया तब जानवर के मांस 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक भी बर्फ़ के अथी में रहता था। 19वीं शताब्दी के आखिरी में उपनिवेशवाद आया। तो उपनिवेश के रूप में एशिया, अफ्रीका की यूरोपीय विजय। तो बेल्जियम और जर्मनी नई उपनिवेशिक ताकत के रूप में उभरे। तो अमेरिका 1890 के आखिरी वर्षों में एक उपनिवेशिक ताकत बन गया, जिसने पहले स्पेन पर कब्जा कर चुका था और उपनिवेश को अपने कब्जे में लिया था। और समझ सकते हैं, मैंने बताया कि रोग भी मैंने भूमंडलीकृत करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। जैसे कोरोना जो है, कोरोना है ना, ये देख लीजिए आप, उदाहरण देख सकते हैं कैसे पूरे विश्व को जोड़ दिया एक दूसरे से। कहाँ वैक्सीन निकल रहा है, कहाँ कितना मर रहा है, देख रहे हैं। तो 18वीं माने 1880 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों को प्लेग की तरह तेज़ी से फैलने पशु रोग था, है ना। ये प्लेग जैसा पशु रोग पहले था। अब उपनिवेशिक सरकार अपने शक्तियों को मजबूत करती है और अफ्रीकी लोगों को श्रम बाजार में लाने के लिए मजबूर करती है ना। क्या किया कि भारत से अनुबंध श्रमिकों को ले जाती थी। जैसे मैं बतला रहा हूँ प्यारे बच्चों, गिरमिटिया कौन? गिरमिटिया श्रमिक एक नियोक्ता के काम के लिए अनुबंध के तहत एक बंधुआ मजदूर था। क्या था? बंधुआ मजदूर था। 19वीं शताब्दी में भारत और चीन के लाखों मजदूर को दुनिया के विभिन्न देशों में वृक्षारोपण, खाद्यान्नों, सड़क
और रेल निर्माण परियोजना में काम के लिए ले जाता था। एजेंटों द्वारा काम और स्थानों के बारे में झूठ जानकारी दे करके अनुबंध कराया जाता था। बगानों में पहुंचने पर मजदूरों को रहने काम करने की परिस्थितियों को बहुत कठोर वहाँ पाया जाता था। बहुत कठोरता से उसे काम लिया जाता था और 1921 में इसे समाप्त कर दिया गया था प्यारे बच्चों। और ये जो है विदेश में भारतीय उद्यमी भी रहे, जैसे मैं बतला रहा हूँ। भारतीय उद्यमी कुछ बैंकरो जैसा नट्टू कोटई और चेटियार ने मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देती थी। भारतीय व्यापारियों ने यूरोपियों का अफ्रीका तक पीछा किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन पैदा कर दिया। भारतीय हस्तकला और कृषि का विदेशी बाजार खत्म हो गया और ब्रिटेन ने व्यापार अधिशेष का फायदा उठाया, निर्यात बढ़ा और आयात पर निर्भरता कम हो गई। प्यारे बच्चों, मैंने महायुद्ध के बीच अर्थव्यवस्था कैसा रहा इसके बारे में हम लोग जाने तो प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, है ना। ये प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी था। युद्ध के दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया था। इस युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया, है ना। युद्धोत्तर सुधार, तो युद्ध समाप्त होने के बाद उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी निश्चित है कि बढ़ेगी, है ना। युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार की गति तेज रही थी और हेनरी फोर्ड द्वारा अपनाई गई असेंबली लाइन पद्धति जल्द ही पूरे अमेरिका में फैल गई और 1920 के दशक तक यूरोप में भी नकल की जाने लगी। बृहद उत्पादन पद्धति से इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी ला दी। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्रों में काफ़ी उछाल था, लेकिन यह स्थिति ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा और 1929 तक में महामंदी में फंस गया। 1929 में अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी। बैंकों की विफलता और कर्ज संकट से अन्य देश को भी प्रभावित किया। 1929 से 32 के बीच मैंने लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी और 1933 तक 400 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। भारत में भी महामंदी आज क्या है प्यारे बच्चों, ये जो देख रहे हैं 2020, ये भी बहुत बड़ा महामंदी है, सब तबाह है। उसी तरह से भारत में भी उस समय मंदी से प्रभावित हुआ। भारतीय यातायात और निर्यात में भारी गिरावट आई और कीमतें भी नीचे आ गई। बंगाल में जूट उत्पादकों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जूट जो पटुआ कहते हैं, जिसको हम लोग उसको क्या सुतरी जो होता है उसी से बनता है, या चापाकल जब पाइप कसते हैं तो उसमें पटुआ दे करके लोग कसता है, तो वही है जूट। तो प्यारे बच्चों, नुकसान हुआ। देशों से
या गांवों से कस्बों और शहरों में लोग पलायन करने लगे कि वहाँ कुछ न कुछ हमें क्या होगा, लाभ मिलेगा। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के केवल 2 दशक बाद द्वितीय विश्व शुरू हुआ। वाह, मैंने 2 दशक हुआ जैसे दूसरे विश्व युद्ध शुरू हुआ और एक बार फिर यह नाश के कारण बन गया। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभर गया। क्या चीज़ में उभरा? महाशक्ति के रूप में यह उभर गया और आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में एक रूपरेखा का सहमति बनी थी। इसी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अपने सदस्य देशों के बीच व्यापार के फायदे और नुकसान की देखरेख करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माणों और विश्व बैंक को युद्ध के बाद पुनर्निर्माणों के लिए स्थापित किया गया था। IMF और विश्व बैंक ने 1947 में वित्तीय परिचालन शुरू किया। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था एक निश्चित विनिमय दर पर आधारित होती थी। राष्ट्रीय मुद्राओं को एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर में आंका गया। कहीं पर भी जैसे भारत का अमेरिकी डॉलर में आंका जाता है कि $1 का मूल्य कितना भारतीय रुपया में होता है, तो अब विश्व को मापे जाने लगा। इस संस्थानों में बड़े मापने का निर्णय लेने का अधिकार पश्चिमी औद्योगिक शक्तियों के पास था। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता के बारे में अगर हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र और NAM द्वारा समर्थित एशिया और अफ्रीका के ज़्यादा उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र हो चुके थे। भारत भी उपनिवेश था। किसका था? इंग्लैंड का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। विकासशील देशों द्वारा एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO की मांग की गई और 77 या G77 के रूप में संगठित हो गए, जो इन देशों को उनके राष्ट्रीय संसाधनों, कच्चा माल और उनके बाजारों में निर्मित वस्तुओं को उचित प्रदान करता था। राष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1950 और 1960 के दशक में की गई और उसका संचालन कई देशों में होता था। इस तरह से प्यारे बच्चों, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड एक क्या चीज़, पूरे वर्ल्ड एक मने लगा कि पूरे अपने आप में सिमट गया, है ना। मने जो इंडिया में होता था उससे इंग्लैंड का समाचार मिलता था, इंग्लैंड में जो होता था अमेरिका को मिलता था, एक दूसरे को लाभ उठा। तो ये विश्वीकरण विश्व बना, भूमंडलीकरण विश्व बना, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस भूमंडलीकरण से, है ना, विश्व को अनेक प्रकार का सीख मिलता है, लाभ मिलता है। तो स्पष्ट है कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है प्यारे बच्चों, जो दुनिया भर के माल, प्रौद्योगिकी, विचारों और लोगों की मुक्त आवाजाही से जुड़ी हुई है। स्पष्ट हो गया।
अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं प्यारे बच्चों दे रहा हूँ, आप इसका क्वेश्चन आंसर अवश्य कर लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।